कल हम स्पीड एंड वेलोसिटी तक पढ़े थे। आज उन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। दिस इज अ सर्कुलर पाथ। एक एंट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए एंड गोज टू बी वाया दिस पाथ। इस रास्ते से बी पे पहुंच गए। एक एंट ए से बी पे, जिसकी रेडियस, इस पाथ की रेडियस इज गिवन 7 मीटर और ए से बी जाने में टाइम 2 सेकेंड लगा है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड का निकालना है। तो देखा जाए ए से बी पे गया है तो डिस्टेंस कितना होगा? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे गए हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। ये डायमीटर मैंने खींच रखा है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता था, एन एंट गोज फ्रॉम ए टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो वही होगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? सेमी सर्कल की जो ये लेंथ होगा कर्व वाला, यानी कि सेमी पेरीमीटर, वो हो जाएगा हमारे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितने हो जाएंगे? टोटल होते हैं 2 पाई आर। पूरा होता सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो उसका आधा ही गया है। तो पाई आर, पाई इज गिवन this and r is 7, it means 22 मीटर। डिस्टेंस हो गए 22 मीटर। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सीधा मिलाते हैं तो वो सीधा है हमारे डायमीटर। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हेयर डायमीटर, इट मींस 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हो गए डायमीटर यानी 2r, तो 2r इज गिवन दिस मीटर। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट भी आ गई, बट टाइम भी दिया है। तो डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दूं तब आ जाएगा हमारा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा वेलोसिटी। तो अब ये भी याद रखना है कि जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसकी यूनिट को छोड़ना नहीं है। तो ठीक, अब हम यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को डी से लिख रखा है मैंने, तो 22 बाय टाइम। सारे चीज एसआई यूनिट में होना चाहिए, सारी चीज एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस की यूनिट एसआई में है ही, मीटर है, और टाइम की सेकंड में होनी चाहिए। तो टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये हो गए 11 मीटर पर सेकेंड। फिर बात आएगी वेलोसिटी की, तो वो होते डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एस हमने पहले लिखा था एस डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितने हैं हमारे पास? 14 बाय टाइम 2 सेकेंड, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड हो गए। इस तरीके से ये हमें समझ में आ गई। नोट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास उसी से रिलेटेड। एक साइक्लिस्ट है, वही सर्कुलर पाथ है। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग राउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे। बट किस टाइप के ये फिगर है और पाथ है वो हमने दे रखा है। तो ये ए से बी पे जाते हैं किस रास्ते से? वाया पी, यानी किस रास्ते से? वाया पी। पी रास्ते से जाता है, इसलिए कि इस रास्ते से एरो भी दिया हुआ है, तो पी वाले रास्ते से जाता है। सोन इन फिगर टोटल टाइम ए से बी जाने में लगा है 10 सेकेंड। स्पीड एंड वेलोसिटी साइक्लिस्ट का निकालना है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी तो तब आएगा जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे पास हो, क्योंकि टाइम तो है ही। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखना है कि 90 डिग्री है, तो टोटल होते हैं 360। इट मीन्स इस सर्कल को हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। सर्कल को तो हम 4
इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। 90-90 करके 4 क्वाड्रेंट हो गए, 90-90-90-90। सर्कल 4 क्वाड्रेंट से बने होते हैं, जिसमें एक क्वाड्रेंट इसने कवर नहीं किया, बाकी के 3 क्वाड्रेंट कवर कर लिए। फिर से सर्कल के टोटल 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें से एक क्वाड्रेंट यहाँ पे कवर नहीं हुए, बाकी के 3 क्वाड्रेंट कवर हो चुके हैं। तो टोटल अगर कवर होता तो 2 पाई r कवर होता, 2 पाई r डिस्टेंस कवर होता, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट कवर नहीं हुआ है, बाकी के 3 पार्ट कवर हो गए। दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट कवर हो गए। तो 2 पाई r का 3 पार्ट कवर हो गए, 4 पार्ट में से 3 पार्ट कवर हो चुके हैं। तो ऐसे उसकी डिस्टेंस निकलेगी। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r तो टोटल होते हैं, बट टोटल तो नहीं कवर किया है, तो इसका 3/4 कवर किया, यानी 4 पार्ट में से 3 पार्ट कवर किया गया है। तो ये हो गए 3 पाई r, 3 पाई r, 2 जाओ तो नीचे 2, यानी 1/2। अब जो वैल्यू इसका आ जाए 7, 7, 2, 11, दिस इज 33 मीटर। अगर 33 मीटर डिस्टेंस हुआ तो टाइम 10 सेकेंड लगा है, तो स्पीड कितने हो जाएगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 33 टाइम दिस 3.3 मीटर पर सेकेंड। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितने होगा ये देखना होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होती है, सीधा मिला दो जहां से जहां गया वहां, तो सीधा मिला दिया हमने यहाँ, तो ये हो गए डिस्प्लेसमेंट दिस। तो देखा जाए ऐसे टाइप के कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ये दिस इज 90, दिस इज 7 मीटर, दिस इज 7 मीटर। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका हाइपोटेनस है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस होते हैं रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, रूट के अंदर पता होना चाहिए। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के सामने वाले हाइपोटेनस होते हैं, और बाकी के दो में से कोई एक बेस कोई एक परपेंडिकुलर होते हैं। तो उस दोनों के स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ गया, और दोनों ही तो 7 ही है, तो ये हो गया रूट अंडर 49 प्लस 49, यानी कि रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ 49 का 7 और रूट 2 मीटर। तो ये हो गए, ये तो हमारे पास हाइपोटेनस, इट मींस ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी होते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होता है ये तो 7√2 बाय टाइम 10, जितना आ जाए कैलकुलेशन करके दैट विल बी द वेलोसिटी। नोट एग्जाम्पल एक फिर से मैंने लिख रखा है, अ मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 10 मीटर जाता है। तो ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक्स एक्सिस पे ईस्ट वेस्ट होते हैं, वाई एक्सिस पे नॉर्थ साउथ होते हैं। तो मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 10 मीटर चले, तो ठीक है ईस्ट की तरफ मैं इधर फिगर बना लेता हूँ,
या इस पे भी बना सकते हैं। ईस्ट की तरफ 10 मीटर चले एंड टेक्स परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न। अब मान लो इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टर्न अगर लेना है, अगर कोई आदमी इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट टर्न लेना है तो ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घुमा और फिर चला, कितना चला, परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न तो ले लिया, और कितना चला, एंड अगेन वॉक्स फॉर 20 मीटर, फिर से कितने चले, तो 20 मीटर चले। अब क्या हुआ, एंड देन अगेन डिस्प्लेस, अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर। जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे भी लेफ्ट टर्न ले लिया, सीधा नहीं जाके लेफ्ट टर्न इधर ले लिया, सीधा नहीं जाके लेफ्ट टर्न इधर ले लिए, और 5 मीटर वापस आ गए। 5 मीटर चला, पहले ईस्ट की तरफ चला 10 मीटर, लेफ्ट टर्न 20 मीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न 5 मीटर ही चला। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, उस मैन की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पता करना है। अब मान लो यहाँ से चला था, एक बात तो क्लियर है कि दिस प्लस दिस यही है हमारे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सिंपली निकल जाएगा, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 5 मीटर, तो ये हो गया 35 मीटर। अगर टाइम दिया रहता, अगर यहाँ से और यहाँ तक जाने का टाइम दिया रहता तो पक्का क्या होता, डिस्टेंस बाय टाइम करते तो उसकी स्पीड आ जाती, बट ऐसा कुछ पूछा नहीं जा रहा है। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट को मिलाने से बनता है, तो ये हो गए हमारे डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से हमें समझना होगा अच्छे से। अब गौर से देखो, 10 ये था और 5 वापस आ गए, 5 वापस आ गए, तो इस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लूँ, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लें तो ये 5 और ये 5 रहेगा, ये भी 5 ये भी 5 दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये बन जाएंगे पैरेललोग्राम और उसमें भी रेक्टेंगल टाइप से। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर खींच लिया तो ये 5 और ये भी 5, तो ये कितने बच गए 5, तो ये बच गए हमारे 5 मीटर। यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लिया इसलिए जिससे कि हमें एक नया फिगर बन जाए, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो 10 ये था, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लिया तो ये 5 है, तो ये भी 5 हो गए, तो पूरे 10, तो ये 5 हो गए, ठीक है। ये 20 तो ये भी 20, तो ये भी 20। अब हमारे फिगर किस टाइप से है, एक ऐसे 20 और एक ऐसे है। दिस इज गिवन 5 एंड दिस इज गिवन 20 मीटर और दिस इज गिवन 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। तो इससे हम क्या लें, हाइपोटेनस होती है जो यहाँ पे, हाइपोटेनस क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले साइड, the sides opposite to the 90 degree is hypotenuse, बट ये हाइपोटेनस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का। तो ये जो हाइपोटेनस है वही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हाइपोटेनस को हम h कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये h होते हैं यानी हाइपोटेनस होते हैं, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर कितने हैं भाई 20, बेस कितने हैं 5, जो कुछ दिया है वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 25 रूट अंडर 425 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। यही है हमारे डिस्प्लेसमेंट। अगर टाइम दिया रहता तो इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देते तो क्या मिलता हमें, तो मिलता वेलोसिटी, ठीक।
अभी लिखा है यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन यानी तो यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों ही चीजें सेम होते हैं। इफ अब यूनिफॉर्म तो क्या होता है, एक समान, जैसे कि हम कहते हैं स्कूल के यूनिफॉर्म होते हैं, इट मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वियर्स द सेम टाइप ऑफ क्लॉथ्स। सेम टाइप से अगर कोई चीज होते हैं तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन यानी एक ही टाइप से हर समय मोशन होना है तो वो यूनिफॉर्म होते हैं। तो वो कैसे होगा, इफ इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होना, तो इसे समझना है। मान लो मैं 1 सेकेंड में 5 मीटर चला और फिर अगले 1 सेकेंड में भी 5 मीटर ही चला, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर ही चला। इट मीन्स वी आर वॉकिंग 5 मीटर इन ईच एंड एवरी 1 सेकेंड। हर एक 1 सेकेंड में हम 5 मीटर ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है या हमारा स्पीड भी यूनिफॉर्म है। तो उसी को कहते हैं इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम, क्योंकि हम इक्वल टाइम यानी 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस यानी 5 ही चल रहे थे। तो वो होती है यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे स्पीड को, सच स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन एंड सच स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यही बातें अगर अपोजिट कर दूं तो अपोजिट चीजें आ जाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो इफ अनइक्वल डिस्टेंस, अब मान लो मैं फर्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर चला और सेकेंड सेकेंड में यानी कि अगले 1 सेकेंड में मैंने 7 मीटर चला, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 4 मीटर चला। इसका मतलब है कि हम हर अगले सेकेंड में डिस्टेंस चेंज करते जा रहे हैं। तो ऐसे चीजें होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अनइक्वल डिस्टेंस जाना है हर एक टाइम में, यानी हर एक इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर चलें तो वो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड सच स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात आते हैं एवरेज स्पीड, इसे समझना है। ये होते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर मींस नीचे, टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड के नोटेशन है। अब इसे समझना है, एवरेज स्पीड और नॉर्मली जो स्पीड पढ़े थे दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है। अब मान लो हम समझते हैं इसको, ए से बी पे गए, ए से बी पे गए, बीच में मान लो बहुत सारे हमारे रुकने के पॉइंट्स हैं, रुकने के लिए आराम करने के लिए जगह है। मान लो मैं ए से चला, ये ए टाउन है, बी टाउन है, यहाँ पे गया, एक ढाबे पे रुक गए, कुछ देर के लिए रुका, नाश्ता किया, फिर चला। फिर मैं यहाँ पे एक पेड़ था, गर्मी का समय था तो यहाँ पे बैठ गया, कुछ देर यहाँ ढाबे पे रुका, फिर इस पेड़ के नीचे बैठ गया, फिर यहाँ पे मेरे फ्रेंड मिल गए, उससे बात करने लगा, फिर यहाँ पे फिर मन किया कि कुछ नाश्ता कर ले, फिर यहाँ पे जाके रुक गया। अब देखना ये है कि ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस हम हमेशा चलने में ही बिताया कि कुछ वेस्ट भी किया टाइम को। हाँ, वेस्ट किया, यहाँ पे भी रुका, यहाँ पे भी रुका, यहाँ पे भी रुका, हर जगह रुका। तो ये जो टाइम हमने वेस्ट किया, उस टाइम को भी क्या काउंट करना चाहिए स्पीड निकालने के लिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इस टाइम को काउंट करने, ये रुकने वाले जो टाइम थे, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, मान लो यहाँ से यहाँ जाने में 20 आवर्स लग गए और 5 आवर्स मैंने रुकने में बिता दिया, यानी कि चला तो सिर्फ 15 आवर ही। तो अगर हम इस 20 आवर का यूज करें तब जो स्पीड हमें मिलेगा वो कहलाएगा एवरेज स्पीड। और अगर हम 15 आवर का ही यूज करें तब जो स्पीड मिलेगा तो वो होगा हमारा एक्चुअल स्पीड।
गाड़ी की एक्चुअल स्पीड होगी 15 आवर में जो चली वही, बट एवरेज स्पीड क्या होगी, क्योंकि हम तो रुक गए, बहुत सारी जगह रुके, हमारे एवरेज स्पीड कुछ तो होगी। तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, रुकने वाले टाइम भी काउंट होगा। तो ये टोटल टाइम, वही रुकने वाले काउंट भी, टाइम भी इसमें काउंट होते हैं। तो ये है एवरेज स्पीड। एक और भी बात है, जैसे कि हम एक जगह से दूसरे जगह जब भी जाते हैं, एक टाउन से दूसरे टाउन, तो हम कभी कभी ग्रिड लॉक में भी, यानी कि यातायात जाम में भी फंसते हैं, तो वहाँ पे भी टाइम वेस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एवरेज स्पीड निकालते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम वन टाउन से दूसरे टाउन गए तो हमारे स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म ही हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं रुक गए। इन सब को कंबाइंड एक स्पीड कहें। या मान लो हम यहाँ से आए 50 किलोमीटर पर आवर से, फिर यहाँ से आए 40 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से यहाँ 80, यहाँ से 100, यहाँ से यहाँ 90, तो बहुत सारे स्पीड है, बहुत सारे स्पीड है यहाँ पे। तो हम अगर इस टाउन जाके किसी को कहूँ कि मेरा स्पीड कितना था, तो हम कोई नहीं कह सकते। तो इस केस में हमारा कहना क्या सही रहेगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, क्योंकि हमारा स्पीड हम हर समय सेम नहीं होता, कोई पर्टिकुलर स्पीड ही बोलना है, तो वो ऐसे निकालते हैं। एग्जांपल लेते हैं अभी, एग्जांपल है अ ट्रेन गोज फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। ए टाउन से बी टाउन की तरफ एक ट्रेन गया, ए से बी टाउन ट्रेन गया विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से गया विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड जस्ट रिटर्न्स, रुका नहीं, जस्ट रिटर्न्स विद यूनिफॉर्म स्पीड v2, v1 से गया a1 से, a से b की तरफ एंड v2 से वापस आ गया, v2 से वापस आ गए, v1 से गए, v2 से वापस आ गए। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालना है और वेलोसिटी भी निकालना है। अब बात यह है, यहाँ पे सिर्फ जाने की स्पीड भी है और आने की स्पीड भी है, पता नहीं ये डिस्टेंस कितने हैं, निकालना तो पड़ेगा ही, पता नहीं जाने का टाइम कितना है वो भी नहीं दिया। तो सोचते ये हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, ना तो डिस्टेंस दिया है ना तो टाइम दिया है। तो सोच ऐसे रहा हूं कि क्यों ना डिस्टेंस को मान लूं x, तो जाने और आने, गया भी है और आया भी है, उसी ट्रेन का टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस x जाना और x आना 2x, टोटल डिस्टेंस तो आ गया। अब अगर डिस्टेंस है हमारे पास तो टाइम जाने का भी आ जाएगा, कैसे, तो जाने के टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मान लेता हूँ जाने का टाइम है t1 और आने का टाइम है t2, कुछ तो होगा, जाने का टाइम लेट अस सपोज दैट बी t1 एंड रिटर्न टाइम t2 मान लिया। तो जाने का टाइम t1, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, जाने का डिस्टेंस, जाने की स्पीड, सिमिलरली आने का टाइम, आने की डिस्टेंस, तो ये होता है ना टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय आने की स्पीड v2। हमें अब पता है टोटल डिस्टेंस भी और टोटल टाइम भी, टोटल टाइम तो चाहिए ही, टोटल टाइम इक्वल्स t1 प्लस t2, दिस भी x by v1 प्लस x by v2, x by v1 x by v2 दोनों ऐड कर देंगे, तो ये हो गई। अब यहाँ से LCM xv2 प्लस xv1, x कॉमन
v2 प्लस v1 बाई v1 इंटू v2। सो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस भी है हमारे पास, ये रहा, और टोटल टाइम भी है। टोटल डिस्टेंस भी आ गया है और टोटल टाइम भी आ गया है। सो एवरेज स्पीड इज डिनोटेड बाय दिस टोटल डिस्टेंस 2x and total time x, v1 plus v2 by v1 into v2, x कैंसिल आउट, नीचे से ये नीचे वाले पलट जाएंगे तो 2v1 v2 by v1 plus v2, ये हो गए हमारे एवरेज स्पीड। तो हमें पता चला कि डिस्टेंस मैटर नहीं रखते हैं। एवरेज स्पीड में सिर्फ कौन दिख रहे हैं, जाने की स्पीड एंड आने की स्पीड। 2v1 v2 by v1 plus v2, एक तरफ से इसे फॉर्मूले बना के भी याद रख सकते हैं। तो ना तो ये t पे डिपेंड है, ना तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड है। जाने की स्पीड और आने की स्पीड अगर पता हो तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। दूसरा ये तो निकल गए। अब चलते हैं वेलोसिटी। तो देखा जाए ए से बी गया था ट्रेन और बी से फिर क्या हो गया, ए पे आ गया। तो वेलोसिटी में तो होते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे है नहीं। तो इस केसेस में जब भी रिटर्न आ जाए उसी पोजीशन पे, जब भी कहीं किसी सवाल में पहले वाले पोजीशन पे ही रिटर्न आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो हुए नहीं, और डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुए यानी जीरो हुए, तो जब वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो वो तो जीरो ही होगा। तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बराबर जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आ गया। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट, सिंस डिस्प्लेसमेंट जो है ना जीरो है, सिंस डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसीलिए वेलोसिटी भी जीरो ही होगा। नोट एग्जांपल है, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे फिर से एक मैन गए विच इज 100 मीटर अपार्ट, जो 100 मीटर अपार्ट है ए और बी। द स्पीड ऑफ द मैन इज 10 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग हाफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 100 है और वो हाफ है सी पे, तो हाफ डिस्टेंस यानी 50 मीटर तक उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, हाफ द टोटल डिस्टेंस। एंड आफ्टर दिस स्पीड यानी इस स्पीड के बाद, आफ्टर दिस स्पीड बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद स्पीड बिकम्स, आफ्टर दिस मतलब कि हाफ वे के बाद, आधे कवर करने के बाद स्पीड बिकम्स 5। आधा जब चल लिया तो आधे के बाद स्पीड हो गए सी के बाद 5। देयर आफ्टर पासिंग नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, अब अगले हाफ डिस्टेंस यानी इसके बाद हाफ डिस्टेंस बीच में यानी इसका भी हाफ, यानी डी पे स्पीड हाफ डिस्टेंस के बाद स्पीड बिकम्स 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी डी पे आके स्पीड हो गई 2.5। किस पॉइंट पे कितने स्पीड है वो फिगर में लिख रखा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड तो होते हैं टोटल डिस्टेंस ए से बी तक का, ये तो क्लियर है 100 है। टोटल टाइम, अब टोटल टाइम तो पता ही नहीं है क्योंकि अलग अलग स्पीड है, अलग अलग स्पीड है। ऐसे ही मैंने जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो यही बातें कर रहा था कि जब अलग अलग स्पीड हो तो कौन सा स्पीड मैं बोलूँ कि किस स्पीड से मैं चला हूँ, तो वही बात यहाँ पे हो गई। और एवरेज स्पीड यहाँ पे निकालना है। तो देखते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करके। इस सेक्शन में टाइम निकाल लेता हूँ।
फिर यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लेता हूँ, टोटल टाइम आ जाएगा और टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा टोटल यानी एवरेज स्पीड। तो मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा t1 और यहाँ से आने में t2 और फिर यहाँ से यहाँ t3 मान लिया। तो t1 कितने हैं, t1 कितना होगा, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये कितने हाफ है तो 50 होगा, तो 50 डिस्टेंस बाय स्पीड 10, तो ये हो गए 5 सेकेंड। फिर t2 कितने होगा, ये डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ 50 और ये बीच में है नेक्स्ट हाफ इट मीन्स अगले हाफ का भी हाफ है, तो ये 25 ये 25, तो t2 25, यहाँ से यहाँ का टाइम तो यहाँ का डिस्टेंस बाय स्पीड, तो दिस ये भी हो गया 5 सेकेंड। t3 यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 25 ही है और 2.5, तो 25 डिस्टेंस है और 2.5 स्पीड है, तो ये हाँ स्पीड है, तो टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड दिस इज 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितने हो गए, टोटल टाइम t 5 सेकेंड 10 सेकेंड, 5 + 10 तो 20 सेकेंड हो गए, 20 सेकेंड टोटल टाइम हो गए। तो अब हमारा एवरेज स्पीड कितना होगा, तो टोटल एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस 100, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यानी 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हमारे कितने हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम कहेंगे हम कितने के स्पीड से आए, 5 मीटर पर सेकेंड से, ना कि 10 और 2.5। नोट डाउन।